नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 ये दो चैप्टर बाकी रहेंगे, जो कि हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बेसिक पार्ट है और समझाने के ज़्यादा इसमें ज़रूरत है नहीं, तो जनरली थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इससे अपना काफ़ी मटेरियल कवर हो जाएगा। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से ही पारितंत्र का निर्माण होता है। इसकी परिभाषा भी देखेंगे। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे आहार श्रृंखला या आहार जाल बनता है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास और कचरे का निपटान। तो ये बहुत पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक प्रभाव जो है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है, परिभाषा इसकी। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक, यहाँ पर जैविक वर्ड भी यूज लिया जा सकता है। एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल पर मुख्य रूप से दो ही प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो है जैविक यानी कि जीव जंतु, और दूसरी चीज़ें हैं अजैविक यानी जिसमें जीवन नहीं है, पत्थर, मिट्टी, प्रकाश, मृदा, ये सब। और जीव जंतुओं में जीव और पेड़ पौधे आते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, है ना, आदि से मिलकर बनता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पारितंत्र का अर्थ होता है जैविक प्लस अजैविक घटक। जैविक प्लस अजैविक घटक, ये दोनों मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल, सागर, झील। ये प्रकृति की देन है, इसको हमने नहीं बनाया है, प्रकृति से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम है प्राकृतिक पारितंत्र। दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत, जलाशय, बगीचा। देखिए, खेत को भी हम ही तैयार करते हैं, जलाशय भी हम ही बनाते हैं, बगीचा भी हम ही बनाते हैं। और इसी के अंदर जैविक और अजैविक घटक विद्यमान होते हैं। इसीलिए ये कैसे हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। अब पारितंत्र का एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि पारितंत्र के क्या क्या घटक हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि पारितंत्र के दो घटक हैं, एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। पहले बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जीव जंतु में कौन कौन आते हैं। पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी उनसे भोजन ग्रहण करने वाले। और तीसरे आते हैं अपघटक, जो कि सबसे निम्न स्तर के जीव होते हैं। ठीक है। अब इसमें भी उपभोक्ता जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी, तीसरे होते हैं सर्वाहारी और चौथे होते हैं परजीवी। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के, चार प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। आइए एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बता दिया था, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है। अजैविक घटक होंगे जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश आदि। और जैविक घटक कौन होंगे, जिनमें जीव होगा। तो सूक्ष्म जीव है, फफूंद है, पौधे, जानवर, ये जैविक घटक होते हैं। तो अच्छा प्रश्न बन जाता है, जैविक और अजैविक घटक में अंतर बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो। अब बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन स्वयं अकार्बनिक पदार्थ और सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उत्पादक। देखिए, उत्पादक कौन होगा, जो भोजन का उत्पादन करेगा। और इसके लिए दो ही चीज़ें जिम्मेदार है, हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, क्योंकि ये भी प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये उत्पादक हो गए। फिर इनको ग्रहण करने वाले होते हैं उपभोक्ता। तो ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता में सभी जानवर आ जाते हैं, सभी जानवर जीव जंतु किस में आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे। और सभी पेड़ पौधे किस में आएंगे, उत्पादक में आएंगे। अब उपभोक्ताओं के अलग अलग प्रकार देखिए। शाकाहारी जो पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, बकरी, हिरण, जानते हो आप सभी। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं। और परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर में रहने और भोजन लेने वाले, जैसे जूं। तो जो जूं होती है बालों में, वो दूसरे जीव का क्या, खून जो है उसको ग्रहण करती है। अमरबेल,
अमर बेल किसी भी पेड़ के चारों ओर इस प्रकार लपेटती है कि वो सारा पोषण किससे प्राप्त करती है? पेड़ से। तो ये परजीवी के उदाहरण विशेष ध्यान रखना आप। फिर आता है तीसरा अपघटक। अपघटक आप जानते हैं फफूंद और जीवाणु जो कि मरे हुए जीव और पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस अपघटन स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। तो फफूंद और जीवाणु क्या करते हैं? जो मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनको क्या करते हैं? सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं। तो उन्हें सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। फिर आती है आहार श्रृंखला। देखिए आहार यानी भोजन, भोजन ग्रहण करने की एक श्रृंखला होती है प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक क्षेत्र में, उसे कहा जाता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण घास, हिरण, शेर। घास को कौन खाएगा? हिरण। तो हिरण को कौन खा जाएगा? शेर। तो ये कैसी हुई? आहार श्रृंखला हुई। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। देखिए ये परिभाषा देखिए, एक आहार श्रृंखला में, कोई भी आहार श्रृंखला जैसे घास, हिरण, शेर, उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखिए घास से किस में होगा? हिरण से। हिरण से किस में होगा? शेर से। तो इस घटना को कहा जाता है पोषी स्तर। इसे क्या कहा जाएगा? पोषी स्तर कहा जाएगा। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई शेर से हिरण, हिरण से घास? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, एक ही दिशा में होता। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग में ली जाती है। यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब जाते हैं तो सिर्फ कितनी ऊर्जा? 10% एनर्जी जो है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी उनके शरीर में एनर्जी खर्च हो जाती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंत में बचता है उसको बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊर्जा स्तर दे रखे हैं। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है पोषी स्तर के ऊर्जा आरेख बनाइए। तब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले होते हैं उत्पादक। उत्पादक की ऊर्जा होती है जैसे मान के चलिए 1000 किलो जूल। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उनको कितनी होगी? 100 किलो जूल। फिर द्वितीय उपभोक्ता और कम हो जाएगी, और फिर तृतीय उपभोक्ता को और कम हो जाएगी। यानी प्रत्येक का 10% मिल रहा है इनको। ठीक है, तो ऊर्जा आरेख होते हैं आहार श्रृंखला के या पोषण के, वो ऊर्जा आरेख हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। देखिए ऊर्जा आरेख कैसा है? सीधा ऊर्जा आरेख है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैव संवर्धन। जैव संवर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने में वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हानिकारक रसायन होते हैं वो हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में चले जाते हैं, वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक मछली है, अब उस मछली को यदि कोई दूसरी मछली खाती है तो यहाँ मछली के अंदर जो रसायन है वो दूसरी के अंदर आ जाएंगे। दूसरी किसके खाएगी? तीसरी अगर दूसरी को खा जाती है तो वो तीसरी में चले जाएंगे। तो ये जो रसायन है एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे हैं, इससे ही क्या कहा जाता है? जैव संवर्धन कहा जाता है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक क्यों? क्योंकि मानव क्या होता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सभी प्रकार के जीवों को ग्रहण करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो समुद्री जीव हो, चाहे वो स्थलीय जीव हो, हर प्रकार के जीवों को ग्रहण करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जैव संवर्धन की क्रिया जो है वो मानव में पाई जाती है। आगे बात करते हैं आहार जाल। देखिए आहार श्रृंखला अलग होती है और आहार जाल अलग होता है। आहार श्रृंखला से ही आहार जाल बनता है। देखिए आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, इसे आहार जाल कहते हैं। यानी आहार श्रृंखला से जाल बनता है। जैसे देखिए एक पौधा, पौधे से चूहा और चूहे से चील, तो ये क्या है? ये आहार श्रृंखला है। ये आहार श्रृंखला है। तो एक तो ये आहार श्रृंखला हो गई। एक देखिए पौधा, पौधे से खरगोश, खरगोश से लोमड़ी, ये भी एक आहार श्रृंखला है। फिर देखिए पौधा, पौधे से तिलचट्टा, तिलचट्टा से मेंढक, मेंढक से सांप, ये भी आहार श्रृंखला हो गई। ये तीनों आहार श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करती है? आहार जाल का निर्माण करती है। आहार जाल का निर्माण करती है।
अब कुछ पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों को पर्यावरण प्रभावित करता है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। एक बार पढ़ूंगा तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओजोन परत हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार ये जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर यह घातक जहर है। ये जमीन पर नहीं होनी चाहिए भाई। ये श्वसन क्रिया के लिए क्या है? जहर है। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से होता है। देखिए, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में, उस पर पराबैंगनी किरणें पड़ेगी, जिसे O+O में टूट जाएगा। फिर क्या होगा? ये O2 जो ऑलरेडी वायुमंडल में है, उसके साथ में ये एक O क्या करेगा? जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? O3, और इसे कहा जाता है ओजोन। तो ध्यान रखना, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आगे बात करते हैं ओजोन परत का ह्रास, यानी ओजोन परत में कमी कैसे हुई। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ओजोन परत में कमी कहाँ देखी गई? अंटार्कटिका में। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विशेष पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन में किया जाता है। शीतलक यानी फ्रीजर में किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, पूरा नाम याद रखना, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ऐसे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तब आपको ये 2 लाइन लिखनी है। कचरा प्रबंधन, कचरा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली के बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरा के लिए निम्न पदार्थ होते हैं कचरे के अंदर। पहले होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। प्रश्न आ सकता है जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण में अंतर बताइए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े, जूट, कपास आदि। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है? छोटे घटकों में बदल जाते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं? प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया से विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। भाई, विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट कार्य ही करेगा। फिर आता है कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र, ये क्या है? देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा और खाद में बदला जाता है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें क्या किया जाता है? जो कचरा होता है उसको खाद बना दिया जाता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले क्या कर दिया जाता है? संशोधित कर दिया जाता है। तो सीवरेज के पानी को रोका जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। जैसे खुली खाने होती है ना, बड़ी बड़ी, जहाँ पत्थर वगैरह निकलता, उन खानों में डाल देते हैं और उसको दबा देते हैं। तो एक कूड़ा भराव क्षेत्र है। कंपोस्टिंग आप जानते हो, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है और मिट्टी के द्वारा 3 महीनों में कचरा किस में बदल जाएगा? खाद में बदल जाएगा। पुनःचक्रण, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदलना, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, इनको वापस नए पदार्थ बना दिए जाते हैं। पुनः उपयोग एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु को पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उदाहरण अखबार के लिफाफे बनाना, ये पुनः उपयोग है। तो इस प्रकार ये जो अपना चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए और एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे हैं। पोषी स्तर क्या है, इनका पूरा नाम लिखना है, ये बताना है आपको, ठीक है। आप ये प्रश्न थोड़ा देख लीजिए, मैंने सारा इसके अंदर करा दिया काम, ठीक है। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय है और कौन सा नहीं, 2 परजीवी के नाम, क्योटो प्रोटोकॉल, हरे पदार्थों को उद्वाहक क्यों कहा जाता है, ऐसे 2 पदार्थों के नाम जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है,
एक कोशिश तरह से सभी जीवों को मार दिया जाए तो क्या होगा। 10% ऊर्जा का नियम क्या है। खरीदारी के लिए आप कौन से थैले का चयन करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ओजोन परत का पृथ्वी के लिए क्या महत्व है। अपघटों का पारितंत्र क्या कार्य है। ऊर्जा पिरामिडों का चित्र बनाओ। ठीक है। जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण अंतर, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। ओजोन परमाणु कैसे बनता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। उपभोक्ता की परिभाषा लिखो, इसके प्रकार बताओ, ये भी ठीक है। तो ये जो चैप्टर था ये अपना चैप्टर नंबर 15 था। इसके आगे जो है वो चैप्टर नंबर 16 है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कुछ और प्रश्न ये भी देख लो चाहे तो। ये आप इसके थोड़ा इसको पढ़ लेना अच्छे से। आप मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये बताना कचरा निपटान की विधियाँ, सीवराज, ये अभी पढ़ा हमने सीवरेज के बारे में। ठीक है। ये इसके बारे में देख लो आप, जैव आवर्धन। चलिए, तो ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। आपको ये यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।